का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। मैं हूं अनुराग दीक्षित। देश के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर 300 से ज्यादा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं या आज डाले जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच वो कौन सा मुद्दा है जो इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है? बात अगर सत्ताधारी दल के नजरिए से की जाए तो क्या राष्ट्रवाद इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जहां जहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहां चुनावी रैलियों में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद की झलक सबसे ज्यादा नजर आती है। और अगर सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद है तो इसमें क्या कुछ गलती है? क्या सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए? सिर्फ राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए? जानकार क्या कुछ सोचते हैं, राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं का दावा वादा क्या है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता प्रेम शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अभय दुबे साहब जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमई साहब जुड़ रहे हैं और लोक जनशक्ति पार्टी से अजय कुमार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन पहला सवाल प्रेम शुक्ला साहब आपसे, क्या राष्ट्रवाद ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है? जी, इस राष्ट्र का कल्याण तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा, और राष्ट्रवाद का अर्थ ही है राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का कल्याण। राष्ट्र का विकास होना चाहिए, राष्ट्र को सुरक्षित रहना चाहिए, राष्ट्र के सामान्य व्यक्ति के जनजीवन में जो है वो गुणात्मक परिवर्तन आना चाहिए। राष्ट्रवाद तो यही है। लोगों के घरों में एलपीजी गैस पहुंचती है, राष्ट्रवाद है। लोगों के घरों में शौचालय बनता है, राष्ट्रवाद है। लोगों को जो है आयुष्मान भारत के तहत जो है वो स्वास्थ्य की सुरक्षा मिलती है, ये राष्ट्रवाद है। लोगों को सस्ते में मेडिकल इलाज होता है, ये राष्ट्रवाद है। लोगों का जनधन अकाउंट खुलता है, ये राष्ट्रवाद है। लोग अगर जो हमारे सैनिकों पर पुलवामा में हमला होता है तो हम घुसकर बालाकोटे मारते हैं, ये राष्ट्रवाद है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद को सही परिप्रेक्ष्य में समझना, पेट्रोल, डीजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, भुखमरी, महंगाई, अगर ये सब कुछ भी राष्ट्रवाद का हिस्सा है तो क्या वजह है कि लगभग हर चुनावी रैली में सबसे ज्यादा जो बात हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ रक्षा की हो रही है, और रक्षा और राष्ट्रवाद के जुड़े हुए इर्द गिर्द जो तमाम मुद्दे हैं सिर्फ उनकी हो रही है? नहीं, आप सही प्रश्न करें, लेकिन आप कृपा करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कोई भी वक्तव्य आप सुन लीजिए। ये पहले प्रधानमंत्री 1952 के चुनाव के बाद जो अपनी हर चुनावी सभा में उस प्रदेश में लोगों को सरकारी योजनाओं से किस तरह से लाभ प्राप्त हुआ है उनकी सूची, उसकी संख्या पूरा गिनाते हैं। उनके भाषण में 80% जो है विकास पर ही चर्चा होती है, लेकिन जैसे ही बालाकोट पर वो चर्चा करते हैं तो जो कल तक आतंकवादियों के आका बने बैठे थे, जो हिंदू आतंकवाद का नरेटिव लिख रहे थे, जो लश्कर ए तोयबा को भारत में हिंदू आतंकवाद को लश्कर ए तोयबा के आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक बता रहे थे, और जो 26/11 होने के बाद दुम दबाकर बैठ जाते थे, उनको पीड़ा होती है और वो चिल्लाने चीखने लगते हैं, वो सुर्खियों में आ जाता है। तो आपको लगता है कि सिर्फ वही चर्चा हो रही है? जी, अभय दुबे साहब, सुना आपने प्रेम शुक्ला को, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों में 80% से ज्यादा का वक्त तो सिर्फ और सिर्फ विकास पर खर्च कर रहे हैं, सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं। आपको तो स्वागत करना चाहिए ऐसे लोकसभा चुनाव का और प्रचार का। पूरा देश देख रहा है अनुराग जी कि प्रधानमंत्री से लेकर अंतिम पंक्ति तक का भाजपा का कार्यकर्ता क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। 2 करोड़ रोजगार, भीषणतम बेरोजगारी हिंदुस्तान में है, रिपोर्ट छुपा लेते हैं प्रधानमंत्री जी। क्या ये राष्ट्रवाद के खिलाफ कदम नहीं है? दिल्ली के दरवाजे पर किसान फसलों के दाम मांगने आए और उन्हें लहूलुहान कर दिया कि राष्ट्रवाद के खिलाफ उठाया गया कदम नहीं है? नोटबंदी से असंगठित क्षेत्र को पूरा तबाह कर दिया प्रधानमंत्री जी, क्या राष्ट्रवाद के खिलाफ उठाया गया कदम नहीं है? आप बताइए, कोरेट इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कोलैप्स कर दी, 13 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है, 12 लाख करोड़ रुपए का एनपी हो गया, 36 लोग 1 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट कर भाग जाएं, क्या ये राष्ट्रवाद के खिलाफ नहीं है? 62 के बाद सबसे कम बजटरी प्रोविजन डिफेंस का आपने किया, 10i प्रोक्योरमेंट तक नहीं दिया, 10 दिन तक सेना को भीषणतम युद्ध लड़ने के पैसे आपने नहीं दिए, 9,800 करोड़ मांगे थे, 3,600 करोड़ रुपए दिए, 4,000 करोड़ रुपए अपने प्रचार पर निजी खर्च कर दिए। क्या यह राष्ट्रवाद के खिलाफ उठाया गया आपका कदम नहीं है? देश बार बार आपको पूछना चाहता है, क्या आप वादे करके आए थे प्रचंड बहुमत से जब आप 2014 में जीत कर आए थे? आज
क्या बातें करते हैं आप, किस प्रकार प्रतिपक्षियों से प्रतिशोध लेते हैं, किस प्रकार देश में आप वैमनस्य का वातावरण फैलाते हैं। 2014 से देख लीजिए अनुराग जी, रामजादे और उसके बाद मैं कहना नहीं चाहता, शमशान, रमजान, कब्रिस्तान से आज तक भारतीय जनता पार्टी ने एक विकासोन्मुखी विषय की बात नहीं प्रेम की। शुक्ला साहब बाकी मेहमानों के पास भी जाएंगे, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए अपनी बात। रिफिल होने नहीं गए प्रेम शुक्ला जी, मैं आता हूं अजय जी आपके पास। देश के थक गया कि 2000 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत में प्रेम शुक्ला जी। देखिए अब हो गया अभय जी, अब उत्तर सुन लीजिए। अभय जी अब उत्तर सुन लीजिए, मैंने बहुत आपको धैर्य से सुना है। बड़े बड़े आपके फर्जी आरोपों को, झूठ को मैंने बहुत धैर्य से सुना है। मुझे लगता है आप जो है बिना जो है आप बिना बौखलाए, मुझे लगता है मेरे प्रश्नों का, आपके प्रश्नों का उत्तर फर्जी नहीं है। देखिए बहुत बगैर रिपोर्ट के आधार पर भाई आप जो है सेना को आप रक्षा कवच नहीं खरीद रहे थे। नहीं सुन लीजिए ना, मैं तो रिपोर्ट के आधार पर ही बात करता हूं, आप सुन तो लें। यहाँ पर जो है कवच, मुरली मनोहर जोशी जी की रिपोर्ट देख लीजिए, वो 8-1.5 लाख कमेटियों में एस्टीमेट थे। अब बीच में क्यों बोल रहे हैं जनाब? अब सुन लीजिए, धैर्य रखिए ना। अरे धैर्य तो रखिए जनाब, क्या क्यों इतने, अरे क्यों जीजा जी की बुराइयां शुरू करूंगा इसलिए डर गए क्या? अरे भाई राफेल डील आप 2012 में एक एंटनी लिख करके देते हैं, फाइल पर लिखते हैं। अरे लूट, हमारे पास धन नहीं इसलिए हम रफाल नहीं करेंगे। फिर आ जाते हो जीजा आप जी रफाल के बारे में पूरी प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आपकी स्थिति ये है कि रफाल में जीजा जी को चंदा नहीं मिला, जीजा जी को कमीशन नहीं मिला, इसलिए 2001 में जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस शुरू हुआ 2012 में फाइल में 11 साल बाद आप लिख देते हैं कि साहब हमारे पास हथियार खरीदने के लिए पैसा नहीं है, जो है और जीजा जी 1 लाख रुपए लेकर 2014 के बीच में 11,000 करोड़ के बन जाते हैं। बाकी मेहमानों के पास भी जाते हैं, लेकिन अभय जी एक सवाल का जवाब संक्षेप में दे दीजिए। पहले राफेल का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, क्या चौकीदार अभी भी चुनावी रैलियों का हिस्सा रहेगा अदालत के अब तक के रुख के बाद? अभय दुबे बहुत संक्षेप में। अभी थूक कर तो अदालत में चाट कर रहे हैं, लेकिन बेशर्म अभी भी बातें झूठ तिलमिला रहा है, सत्य को दबा रहा है। राहुल गांधी और देश के हर कोने से एक ही स्वर आ रहा है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। अनुराग जी, चौकीदार प्योर है, पूरा खानदान चोर है, गांधी परिवार चोर है। लेकिन अभय दुबे अब तो अदालत पूछ रही है कि चौकीदार चोर है, ये नकली चौकीदार कांग्रेस पार्टी के मुताबिक सेठों के दरबारी है। अभय दुबे अदालत ने पूछा है, ये सेठों के दरबारी है, लूट बचा दी चौकीदार के भेष। अदालत पूछ रही है चौकीदार है कौन आपके मुताबिक? उसका जीजा चोर। ये गाले पे जो लाली है, ये राफेल की दलाली है। अबे दुबे, तुम्हारा अबे दुबे, बाकी मेहमानों के पास भी जाना। सर मेरे सवाल का जवाब है क्या? चौकीदार का आपने जिक्र किया, आरोप पढ़ा, आपके मुताबिक चौकीदार है कौन? गालों पर जो लाली है, ये किस गालों पे जो लाली है, ये राफेल की दलाली है। सवाल मेरा नहीं है, अदालत का पूरा देश जानता है अनुराग जी, चलिए पूरा देश जानता है। एक बार फिर लौटेंगे आपके पास इस सवाल के साथ, लेकिन अमीक जमई, प्रेम शुक्ला को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अगर हम रक्षा और राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो दिक्कत क्या है? अब से पहले की जो सरकारें और बाकी राजनीतिक दल थे 26/11 पर दुम दबाकर भागते थे, आतंकियों के साथ वो खड़े होते नजर आते थे या सहानुभूति दर्शाते हुए नजर आते थे। क्या कहीं अंतर आपको नजर आता है अमीक जमई? जब देश की तकदीर का मुकद्दर का फैसला लोकसभा चुनावों के जरिए इस तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों से भी हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में कुछ गहरे मुद्दे हैं। देश के जो गहरे मुद्दे हैं, जो आम लोगों से, जो गरीब लोगों से, किसान लोगों से और महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं। सुबह शाम की तकलीफ में जब हम ऐसी डिबेट्स देखते हैं जहाँ पे गाली गलौज हो, भाषा का मर्यादा को तोड़ते जाएं, तो जनता भी जानती है कि दरअसल क्या हो, राजनीतिक लोग, हम लोग कर क्या रहे हैं। जी, मुझे लगता है कि मैं कुछ 2 मिनट में गंभीर बातें करना चाहता हूँ। हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमेशा राष्ट्रवाद का लोग नौटंकी करते हैं, ये राष्ट्रवाद क्या सिर्फ एक सेना का हिस्सा है, या सेना एक राष्ट्रवाद का हिस्सा है, या हमारा जो राष्ट्रवाद है वो कोई मैप है, कोई झंडा है? भाई हमारा जो राष्ट्रवाद है, हमारे जो संविधान के बुनियादी मूल्य हैं, जो बेसिक प्रियम्बल है, वही संविधान हमारा स्पिरिट है जी, वही राष्ट्रवाद है जो संविधान में निहित है हमारा। और उस संविधान के अंदर इस देश के हाशिए के लोग
इस देश के आदिवासी, इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े, इस देश की महिलाएं, इस देश के गरीब लोग, जी, वो गरीब लोग जो 73 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 8 रुपए से 20 रुपए पे गुजर बसर। बिल्कुल अमीक जमाई, आप बिल्कुल व्यवहारिक बात कर रहे हैं जो राजनीतिक नेताओं पर, राजनीतिक वर्ग पर बड़े सवाल खड़े करती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में एक बार फिर रक्षा और राष्ट्रवाद का जिक्र किया, ये कहते हुए कि पश्चिम बंगाल की दीदी इशारा ममता बनर्जी पर पाकिस्तान के समर्थन में आंसू बहाती हैं। ये सवाल विपक्ष पर लगातार बीजेपी खड़ा करती है रक्षा और राष्ट्रवाद के मोर्चे पर। ये सवाल आपके ऊपर भी। देखिए मैं आपको बताऊं, देखो उत्तर प्रदेश में पहले, दूसरे, तीसरे फेज में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का जो जमीन है वो खसक चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये आखिरी हथियार है, ये एक ऐसा हथियार है कि बगैर इसके ये जीत ही नहीं सकते। सांप्रदायिकरण, जाति ध्रुवीकरण, कह रहे हैं ओबीसी प्रधानमंत्री है। एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है जो 125 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, वो ये कहे कि मैं पिछड़ा हूं। ठीक है, ये क्या भाषा है? अजय कुमार हमारे साथ हैं, उनको भी थोड़ा चर्चा में लाते हैं। अजय कुमार जी, आप सुन रहे हैं अमीक जमाई को, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि मौजूदा दौर में एनडीए या सीधे तौर पर बीजेपी के सामने रक्षा और राष्ट्रवाद के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है जहां से जीत की उम्मीद नजर आती हो, विकल्पहीनता है, लिहाजा रक्षा और राष्ट्रवाद को चुन रही है बीजेपी लगातार या एनडीए। अजय कुमार जी, ऐसा है अनुराग जी, मैंने कांग्रेस के अभय दुबे जी और समाजवादी पार्टी के अमीक जमाई साहब दोनों को सुना। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि हमने हमेशा दुश्मनों के गले को चाक चाक किया है, ताउम्र ये रफूगर रह गए रफू करते करते। तो इनको रफू की बात करने दीजिए, हमको दुश्मन से निपटने दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री के आप भाषण को उद्धृत कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने उसी भाषण में, उसी मंच से, उसी बंगाल में जब ये कहा कि सबका घर होगा, सबके घर में बल्ब होगा, सबको इलाज मिलेगा, सबको शौचालय मिलेगा, तब क्या ये सो रहे थे? ये क्या चाहते हैं कि इनकी तरह मैं बाबा के जमाने का, पोते के जमाने में गरीबी हटाओ का नारा ले आऊं? ये क्या चाहते हैं कि कोठारी कमीशन का जो वादा पूरा नहीं हुआ 6% का मैं उसको ले आऊं? ये क्या चाहते हैं कि कर्नाटक के किसानों के कटौरी में जो लोन माफी का वादा किया गया था वो आज तक नहीं हुआ, वो मैं वापस ले आऊं? हमारी राजनीति कट और पेस्ट पॉलिटिक्स की नहीं है। अभय दुबे, जवाब दीजिए। आप आतंक के मोर्चे पर सिर्फ रफू करते रहे अब तक, और देश का रक्षा के मोर्चे पर गंभीरता अगर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए उदारता के साथ। देखिए, दिक्कत क्या है? देखिए बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, 2 पूर्व सेना अध्यक्षों ने यह बात कही है कि अब तक 16 बार हमने सीमा पार जाकर स्ट्राइक किया है। वो सेफ्टी पिनेटिव स्ट्राइक कह लें या सर्जिकल स्ट्राइक नाम दे लें, सेना के शौर्य पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक लोभ के लिए कर रही है। अरे क्यों माफी किसने कह दिया? अभी भी तो हमने कहा, अरे आप मत बताइए, वेस्ट बंगाल की व्याख्या कर रहे हैं ना आप, तो कहते थे भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है, उसको गले लगा दिया। असम गए थे तो हेमंता बिस्वा शर्मा क्या, उसके अकाउंट में शारदा घोटाले के पैसे ट्रांसफर होते थे, उसको गले लगा लिया। इधर बिहार चले जाइए, सुशील मोदी की मौसेरी बहन के अकाउंट में सृजन घोटाले के पैसे ट्रांसफर हुए, उस पर कुछ नहीं बोलते। सृजन घोटाले के जोड़ से चिपक गए। देश जान रहा है सच्चाई, कैसे आईएसआई को पठानकोट में बुलाकर बिरयानी आपने खिलाई, कैसे इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, संकल्प पत्र नाम दिया 50 पन्ने का, लेकिन सबसे पहले जो बात होती है वो राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रवाद की होती है। इन 50 पन्नों में सबसे ज्यादा जिक्र अगर होता है तो वो आतंक के खिलाफ लड़ाई, रक्षा, राष्ट्रवाद, इन्हीं के इर्द गिर्द है। दिक्कत है क्या इसमें अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी रक्षा और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ती है, जीत की गारंटी नजर आती है? देखिए, राष्ट्रवाद एक भावनात्मक मुद्दा है जी, समझे, और जाहिर है भावनात्मक मुद्दा ऐसे होते हैं कि उनको जितना आप जोड़ देंगे, जितना आप उभारेंगे, उतना लोगों में एक सेंटिमेंट बनता है और उसका फायदा राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार कोई राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा हो। मुझे याद है कि 1984 का चुनाव जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था तो
तो उस वक्त राष्ट्रीय अखंडता के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था और राजीव गांधी ने अपने हर भाषण में राष्ट्रीय अखंडता पर जोर दिया था कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए वोट दीजिए। तो वो भी राष्ट्रवाद का एक स्वरूप था, राष्ट्रीय अखंडता, उसमें कोई फर्क नहीं है। कारगिल युद्ध के बाद जब चुनाव हुआ था, हालांकि कारगिल युद्ध में सेना का नाम तो वाजपेयी जी ने नहीं लिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कारगिल की जो विजय थी उसका राजनीतिक लाभ उठाया था। राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद तो भारतीय जनता पार्टी के विस्फोट की उपलब्धि भी थी तब। हाँ, न्यूक्लियर विस्फोट की उपलब्धि भी थी। सन 1974 में जो परमाणु विस्फोट हुआ था उसका गुणगान किया गया। तो बांग्लादेश लड़ाई का जो है कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, आज भी लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान तोड़ा, आज भी मतलब इस बात को जो है कांग्रेस के लोग उसका नहीं करते हैं। अरे इंदिरा गांधी के नेतृत्व में विनोद जी, अरे विनोद जी सुन लीजिए, एक बिल्कुल नहीं, 71 दिसंबर में वार हुआ है और 70 में चुनाव हो गए थे। अरे मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, 70 में हो गया। नहीं मालूम है मुझे अभय जी, मैं ये वो तो चुनाव के बाद लड़ाई हुई है मैं कह रहा हूँ, लेकिन आज भी आप लोग हमेशा इस बात को का जिक्र तो अपनी पार्टी के उपलब्धियों में करते नहीं करते कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, हमारी कांग्रेस की सरकार थी जो हमने पाकिस्तान को तोड़ा, तो ये आप लोग जिक्र करते हैं। तो उसमें कोई भी पार्टी अपने शासन काल में जो भी उसकी उपलब्धि होती है उसका जिक्र करती है, इसलिए राष्ट्रवादी फरवर था उस चुनाव को। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्रवाद चूंकि भावनात्मक मुद्दा है और भावनात्मक मुद्दे चुनाव में हमेशा जो है कई बार जो है कारगर भी साबित हो जाते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। तो ये एक दांव है और ये दांव भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में जो विकास और जो तमाम सारे वादे करके चुनाव लड़ा गया था और यूपीए सरकार के तमाम जो असफलताएं थी उनके खिलाफ लड़ा गया था, इस बार चूंकि जवाब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को देना है, तो इसलिए उन्होंने राष्ट्रवाद को एक भावनात्मक मुद्दे के रूप में। प्रेम शुक्ला साहब, आपसे इस सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। देखिए 2014 का उदाहरण यहाँ पर विनोद जी ने दिया, जो सिर्फ और सिर्फ विकास पर लड़ा गया था चुनाव, लहर थी विकास के मोर्चे पर करप्शन के खिलाफ। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के पूरे प्रचार को अगर आप देखते हैं तो यहां खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हिंदू आतंकवाद का जिक्र किया जाता है, आलोचना की जाती है, टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रहेगी इसका जिक्र किया जाता है। जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो 370 और 35 का जिक्र होता है। अगर आप पूर्वोत्तर में या पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो आप अवैध घुसपैठियों का जिक्र करते हैं। रक्षा और राष्ट्रवाद ही क्यों सबसे ज्यादा? प्रेम शुक्ला। 2014 के चुनाव की भी आपको याद दिला दे, तब भी यही विपक्षी आरोप लगा देते कि विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तब भी विपक्षी का और कुछ पत्रकारों का भी, विनोद जी को अच्छी तरह से याद है, तब भी हम लोग बहसें करते थे और उन बहसों में मोदी जी को जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया, तत्काल कहा गया कि पोलराइजेशन करने के लिए एक व्यक्ति को ले आए हैं। प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया गया, कहा पोलराइजेशन के लिए एक व्यक्ति को ले आए हैं। कहा गया कि यहां मुसलमान असुरक्षित हो जाएंगे, कहा गया कि हमारे सारे जो अरब मिडिल ईस्ट के साथ हमारा संबंध टूट जाएगा, कहा गया कि अमेरिका तो मोदी जी जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के कांग्रेस के एक नेता के नेतृत्व में आपने एक संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री के खिलाफ अमेरिका में उसको वीजा ना मिले इसका अभियान चला रखा था। तो कहा जिसको अमेरिका वीजा नहीं देता है उसको ले नहीं आएंगे। और आपने अब देखिए, और ये वर्गीज जैसा पत्रकार लिखता जो अमेरिकी मामलों का हिंदू में विशेषज्ञ रहा, वो कहता है कि इतना बढ़िया रिश्ता मोदी जी ने जितना बढ़िया अमेरिका से रिश्ता क्रिएट किया कभी नहीं रहा। मिडिल ईस्ट से हमारे जो रिश्ते रहे, आज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में भारत को एक वो भी अवसर था जब फखरुद्दीन अली अहमद को बंद कमरे में अब पानी ठोकर लौट आना पड़ा था। सर रिश्ते अच्छे तो फिर बाड़मेर में ये क्यों कहना पड़ रहा है कि परमाणु बम हमने दिवाली के लिए थोड़ी रखा है? विशेष अतिथि बोलकर अगर पूरी दुनिया में रिश्ते अच्छे तो फिर बाड़मेर में न्यूक्लियर बम दिवाली के लिए नहीं है, बताने की क्या जरूरत? सुरक्षा पर हम क्यों बात ना करें? जी नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा पर हम क्यों बात ना करें? देखिए, नहीं अच्छी बात की आपने। यहाँ इनके स्वयं पित्रोदा को अधिकार है कहने का कि आतंकवादी हमले हो जाने के बाद भी उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। ठीक है, इनका यह कहने का अधिकार है कि वो चूंकि परमाणु शक्ति संपन्न देश है वो 26/11 आकर करे, हमारे निर्दोष नागरिकों का कि नृशंस हत्या करे और हम दुम दबा के बैठे रहेंगे। क्यों दुम दबा के बैठे? अमित जमाई, अजय कुमार मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन अवैध दुबे आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए अपनी बात। खालिस्तानी आतंकवादी अवैध दुबे, तो क्या खालिस्तानी आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान नहीं था? क्यों इनकी हिम्मत नहीं पड़ी पाकिस्तान पर उसको इस बात के लिए प्रेम शुक्ला का जो आप नहीं कर पाए वही करने की कोशिश है बीजेपी। क्यों इनकी हिम्मत नहीं हुई? मुझे पूछिए ना। कहिए भाई जी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल लाल कृष्ण आडवाणी अमित जी आऊंगा मैं आपके पास। अभय जी, उन्होंने कहा कि कुछ निजी हित साधने को लोग आ गए हैं देश में
जो ये राजनीतिक दल नानाजी देशमुख और अटल जी का नहीं रहा। वो बात आज चरितार्थ होती हुई दिखती है। मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या हिंदुस्तान का जो कश्मीर का हिस्सा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां इकोनॉमिक कॉरिडोर 5 साल से बना नहीं रहा है चाइना और पाकिस्तान? प्रधानमंत्री जी क्यों आंखें बंद करके बैठ गए? कितनी शर्मसार कर देने वाली बात है कि डोकलाम में परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने बना दिया, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, बगैर एजेंडे के जाते हैं चाइना। आप मुझे बताइए, वुहान के 2018 के कन्वेंशन के बाद अजहर मसूद का केस तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 में आपने नहीं रखा। माउंटेन कॉर्प हमने 90,000 सैनिकों का प्रोविजन किया था 60,000 करोड़ रुपए से। चाइना के दबाव के आगे मोदी जी ने उसको ड्रॉप कर दिया। ये घुटने नहीं टेक दिया आपने, 3 फोल्ड चाइना से इंपोर्ट बढ़ गया। आप कुछ कहने को तैयार नहीं है के लिए। पाकिस्तान पे प्रधानमंत्री ने कहा ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करूंगा। क्या हुआ? 21 दिन बाद इंडस वाटर कमीशन में जाकर हस्ताक्षर कर दिए, एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं हो सकती। ये छद्म राष्ट्रवाद है आपका, मुखौटा लगा रखा है आपने राष्ट्रवाद का। लेकिन अमीक जमई, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और आपसे भी समझना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के मुताबिक आज का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है? क्योंकि आज जो आपकी पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि अब ईवीएम की धांधली सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है और बीजेपी ये सवाल उठा रही है, आरोप लगा रही है कि आप अपनी हार मान चुके हैं, लिहाजा ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अमीक जमई, देखिए, जब आपको भाषणों को इवेलुएट करना हो तो आप मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी के बयान उठाइए, आप मुख्यमंत्री योगी जी के बयान उठाइए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान उठाइए। तीनों लोगों में आपको ये पता चलेगा कि मुख्यमंत्री हमारे नेता अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश में हमने सांप्रदायिक जाति ध्रुवीकरण का रोकने में हमने बैरिकेड डाल दिया। उत्तर प्रदेश में कोई खेल नहीं चल रहा है हिंदू मुसलमान, जितना इन्होंने कोशिश किया है। हम तो सीधे सीधे मेरे नेता अखिलेश यादव जी पूछ रहे हैं, दवाई पढ़ाई कमाई का क्या इंतजाम किया 14-19 में मोदी जी की सरकार ने? किसानों के लिए जो एमएसपी का स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक C2 कॉस्ट का जो फार्मूला था लागू करने का, जो आपने नहीं किया, हम उत्तर प्रदेश में उसकी बात कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानी की बात कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में मोदी जी से पिछले 1 हफ्ते से पूछ रहे हैं कि बताओ कि देश के अंदर एक विश्वविद्यालय का नाम बताओ जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया हो। अब आ जाइए राष्ट्रवाद पर। राष्ट्रवाद पे आप बात करेंगे तो सीमा कितनी सुरक्षित है इसकी बात करनी पड़ेगी। 14 और 19 में मोहन भागवत जी को विज्ञान भवन से क्या कहना पड़ा कि 14 और 19 में जब कोई जंग नहीं चल रही है पाकिस्तान से तो इतने ज्यादा जवान शहीद क्यों हो रहे हैं? आजादी के बाद से लेकर 14 तक जितने जवान शहीद नहीं हुए 14-19 में हुए। यह दिखाता है कि यह देश मोदी जी के राज में सुरक्षित नहीं है उनके हाथ में। दूसरा ये, जब चाइना डोकलाम पे चढ़ाया, आपने हमारी आर्मी का हाथ क्यों पकड़ा? आपने एक्शन लेने से क्यों मना कर दिया? नेपाल एक हमारा पड़ोसी था। हमारे विनोद जी बैठे हुए हैं, इस देश के बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार, ये आपको बताएंगे कि यूपीए 1 यूपीए 2 के जमाने में हमने पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय पटल पर साइडलाइन कर रखा था। उसके साथ न चाइना था, न नेपाल था, न बांग्लादेश था, न अरब वर्ल्ड था। आज की डेट में क्या हो गया? चाइना उनके साथ मिलकर ओबोर बना रहा है, 1 बॉर्डर 1 रोड का निर्माण कर रहा है। कैसे ये हो गया? नेपाल हमारे हाथ में क्यों नहीं है? बांग्लादेश हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा है? ठीक है, ये दिखाता है कि पड़ोसियों को आप उनके साथ संबंध नहीं रख सके। राष्ट्रवाद की तस्वीर क्या है, इसलिए हमारी सरहदें महफूज नहीं है। लेकिन अजय कुमार साहब, आपने सुना अमीक जमई को, वो कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान का जो पूरा गुणा गणित होता है वो खत्म कर दिया। प्रेम शुक्ला साहब, मैं आता हूं आपके पास। प्रेम शुक्ला साहब, आता हूं। अजय कुमार साहब, हिंदू मुसलमान का गुणा गणित खत्म कर दिया है उत्तर प्रदेश में। अमीक जमई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सीधा ही दावा कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला साहब, आऊंगा आपके पास। अजय कुमार साहब। जी अमीक जमई साहब बहुत बढ़िया कर रहे थे। इनका जो पूरा वार्तालाप आपने सुना, उसमें उत्तर प्रदेश गायब था, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ऐसा लग रहा है ये कहीं चुनाव अमेरिका का नहीं। उन्होंने शुरू उत्तर प्रदेश से किया, ये कहते हुए कि हमने हिंदू मुसलमान की लड़ाई खत्म कर दी सूबे में। अजय कुमार जी, यही मेरा सवाल है आपसे। इनका जिनके साथ 60 गांठ है,
जो ये गठबंधन की बात करते हैं उसका नारा था, आप मौसम वैज्ञानिक हो ना, छाती पे मौसम भाग रहे हो आप, इसलिए आप तो धीरे बोल रहे हो। अब वो हाथी जो है साइकिल पे सवार हो गया है, या पता नहीं साइकिल हाथी पे सवार हो गया है। तो अगर अमीक जमई साहब कम से कम इस बात पे अपनी बात न रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि देश इनका, और आज हाँ ये बात है कि इनका ज़मीर भी झूठा है और आज इनका अस्तित्व खतरे में है। उत्तर प्रदेश के जिन सीटों पे चुनाव हो रहा है उसको यादव महालैंड का नाम इन्होंने दे रखा है, और ये समझ रहे हैं कि यादवों को जात पात की लड़ाई करके, इधर मायावती जी को मुसलमानों को प्रलोभन दिलवा करके ये चुनाव जीत लेंगे। ठीक इस बार नहीं होने जा रहा है। अमीक जमई लौटेंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला साहब, क्या दिक्कत है? प्रेम शुक्ला साहब, अभय दुबे ने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि जिसको आप राष्ट्रवाद कहते हैं दरअसल में वो छद्म राष्ट्रवाद है। उन्होंने ओबीआर का जिक्र किया था, इंडस ट्रीटी का जिक्र किया था, उन्होंने बढ़ती आतंकी घटनाओं का जिक्र किया था, और अमीक जमई को आपने सुना वो चीन, नेपाल, सबका जिक्र कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला साहब, क्या ये छद्म राष्ट्रवाद है? मैं नहीं, ठीक, मैं इसका उत्तर देना चाहता। देखिए, जिन लोगों ने जो इन्हें हमारा राष्ट्रवाद को छद्म कहने का आरोप लगा सकते हैं, उनके राष्ट्रद्रोही गतिविधियां जो है वो सत्य हैं। कन्हैया कुमार के साथ टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जिस तरह वो खड़े हैं, अफजल गुरु की आराधना में जिस तरह से स्वयं को लीन पा रहे हैं, वो सारा उनके राष्ट्रद्रोह को पोषित करने की नीतियों को कोई जो है झुटला नहीं सकता, वो तो सत्य है। दूसरी बात, इन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, तो पहले उत्तर प्रदेश से मैं शुरू करूंगा। उत्तर प्रदेश का किसानों के लिए आप क्या कर रहे हैं? 2017 तक किसानों के लिए उत्तर प्रदेश में किसानों की उपज को खरीदने के लिए प्रोक्योरमेंट पॉलिसी तक नहीं थी। परिणाम ये था कि उत्तर प्रदेश के विविध जिलों में जो फसल उगाई किसानों ने, उससे कहीं अधिक, 1.5 गुना 2 गुना अधिक बाजार में बिक गया, क्योंकि पीडीएस का स्कैम था, और वो बांग्लादेश में चला गया। जो उत्तर प्रदेश के गरीबों के पेट में जाने के लिए आने वाला अनाज, और ये मेरा कहना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का इस संदर्भ में जजमेंट है। 13,000 करोड़ गन्ने का बकाया है प्रेम शुक्ला उत्तर प्रदेश में। पहली बार प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लाई, गन्ना किसानों का 25,000 करोड़ रुपए ये बकाया छोड़ के गए थे। 50,000 करोड़ रुपए हमने जो है उनका भुगतान कर दिया है। किसानों का जितनी रिकॉर्ड खरीद हुई है, गेहूं की हो, चाहे खरीफ की फसल हो, चाहे रबी की फसल हो, रिकॉर्ड कर उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया। छद्म राष्ट्रवाद, झूठ बोलते हैं किसानों के बारे में। प्रेम शुक्ला, छद्म राष्ट्रवाद का जो आरोप आपके ऊपर, वहां पर सांप्रदायिकता हमने नहीं, अरे फर्जी राष्ट्रवाद बोलिए, किसके कार्यकाल में हुए थे? नहीं, सुनिए, फर्जी राष्ट्रवाद पे बात हो जाए आपके। लाखों लोगों को बेघर किसके कार्यकाल में किया गया था? मोहम्मद आजम खान थाने में बैठकर जो है बहुसंख्यक समुदाय के युवकों को फंसाने का और अल्पसंख्यक समुदाय के दंगाइयों को बचाने का दुष्कर्म किसके कार्यकाल में कर रहे थे? और योगी जी के कार्यकाल में कहां सांप्रदायिक दंगा हो गया, कहां सांप्रदायिक दंगा हुआ? छद्म राष्ट्रवाद नहीं है आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति। प्रेम शुक्ला साहब, आप कह रहे हैं छद्म राष्ट्रवाद नहीं है ये बीजेपी का। अंतरराष्ट्रीय राजनीति पे भी आ जाए। हाँ, राजनीति पे भी आ जाए। कहिए, संक्षेप में कहिए प्रेम शुक्ला। नहीं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी आप समझ लें। जी समझाइए बहुत संक्षेप। देखिए, मालदीव जैसा देश भी भारत को आंखें दिखा रहा था। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की उपलब्धि थी कि वहां पर मालदीव के एयरपोर्ट को बनाने का ठेका जीएमआर को मिला और चाइनीज कंपनी ने कंट्रोल कर लिया। भारत कुछ बोल नहीं सका, बोला तो मालदीव ने उल्टा उत्तर दिया। शुक्ला जी, दूसरी स्थिति आपकी ये कि आज अमेरिका जो है पाकिस्तान को डांट रहा है 26/11 के बाद। इनके ही विश्लेषकों का कहना था, कांग्रेस समर्थक इकोसिस्टम का, कि अमेरिका ने अनुमति नहीं दी। लोग हंस रहे हैं आपकी बातों पर। 26/11 में शुक्ला साहब, आपने अपनी बात बोला करो। अभय दुबे होने के आप बावजूद बीजेपी भी की राष्ट्रवाद को छद्म राष्ट्रवाद बता रहे थे। अभय दुबे, प्रेम शुक्ला अमेरिका कहता है आप अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो भारत आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव करेगा। राष्ट्रवाद तो आपकी प्राथिकता में ही नहीं था। और भाजपा का राष्ट्रवाद नागपुर तक है, नागपुर तक है इनका राष्ट्रवाद। देखिए इनको आपका राष्ट्रवाद सही में है, नृत्य देखने का आदी हो गया है। इसको क्या कहा जाए? पॉलिसी नहीं थी आपकी। जो अश्लीलता का मवाद है वो राष्ट्रवाद पर जो लपेटने का प्रयास करते हैं। प्रेम शुक्ला जी सुन लेते हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। प्रेम शुक्ला सुनते हैं। सुनिए तो सही, आप धैर्य पूर्वक सुन लीजिए। कहिए। देखिए
पहले तो इनको ये समझाइए कि गन्ने का पैसा कोई सी भी सरकार नहीं देती, वो सिर्फ फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस डिक्लेयर करती। गन्ने का पैसा मिल मालिकों को ही देना पड़ता है, क्योंकि गन्ना समर्थन मूल्य पर कभी खरीदा ही नहीं जाता है, वो तो सिर्फ प्राइस का डिक्लेरेशन सरकार करती, और उत्तर प्रदेश स्टेट एडवाइस प्राइस अलग से डिक्लेयर करता है। जो प्रोक्योरमेंट, अरे सुनो भाई, अपने अज्ञान को मुझ पर लादने का प्रयास न करें। की पॉलिसी है समर्थन, सुन तो लीजिए आप, गन्ने की नहीं, प्रोक्योरमेंट जो है वो धान और रबी और खरीफ पहले से उत्तर प्रदेश शुक्ला कह रहे हैं कि आप उनके राष्ट्रवाद को छद्म राष्ट्रवाद नहीं कह सकते, राष्ट्रवाद आपकी तो प्राथमिकता में नहीं था। गन्ना का जो मूल्य है शब्दों की, ठीक है प्रेम शुक्ला जी, शब्दों की पेचीदगी में नहीं पड़ते। इसलिए कहना पड़ता है, करवाया कि नहीं, इसलिए कहना पड़ता है कि स्पेशल पार्टी के सेक्रेटरी होम 27 साल स्पेशल सेक्रेटरी होम ने रिपोर्ट दी कि अरे अब तो बंद कराइए भाई, इनको वॉल्यूम डाउन कीजिए। सुन लीजिए प्रेम शुक्ला साहब, सुन लीजिए, ये इतनी अशिष्टता ठीक नहीं है अनुराग जी, डिबेट को थोड़ी सी चैनलाइज कीजिए। कहिए बौखला क्यों रहे हैं भाई जी? देखिए, स्पेशल सेक्रेटरी होम ने रिपोर्ट दी है कि सीमा पर तुरंत 4000 बंकर बनाने की आवश्यकता है। 30-30 हजार लोगों का पलायन हो रहा है अनुराग जी। कहीं यह रिपोर्ट नहीं बताई जा रही, दबाई जा रही सरकार की तरफ से। 500% सीज फायर के वायलेशन बढ़ गए। आपने कहा था कि अब पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, अरे सबक सिखाइए स्थायी रूप से। पाकिस्तान दिवस पर प्रेम पत्र लिखना बंद कीजिए। कब था पाकिस्तान दिवस? वो जब लाहौर में पाकिस्तान का प्रस्ताव फजलुल हक ने बढ़ा, वो पाकिस्तान दिवस था प्रधानमंत्री होता था। आप एक तरफ पाकिस्तान से प्यार की पींगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर भाजपा मुखौटा लगाती है। एक उदाहरण दीजिए, अब तक ये नीति थी, अरे साहब कि पाकिस्तान दिवस पर जाकर अरे विदेशी में विदेश भेज दिया आपने सारे घर दबाए। माफ कीजिएगा, आप दोनों को कुछ देर के लिए रोक रहा हूं। जिस शिष्टता और सौम्यता का आप जिक्र कर रहे थे दोनों, ठीक है, माफ कीजिएगा आप दोनों को रोक रहा हूं, लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, 3 चरणों का चुनाव हो चुका है, 300 से ज्यादा लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं। क्या वाकई ये राष्ट्रवाद अपना असर छोड़ रहा है, और क्या वाकई बाकी चरणों में भी राष्ट्रवाद का असर देखने को मिलेगा? देखिए, राष्ट्रवाद का असर की जहाँ तक बात करें तो मैं ये तो नहीं, जो मेरा अपना अनुभव है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि कोई राष्ट्रवाद की आंधी चल रही है, लेकिन राष्ट्रवाद खासकर बालाकोट के बाद जो राष्ट्रवाद का एक मुद्दा जो उठाया है भारतीय जनता पार्टी ने और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने, तो उससे इतना फायदा भाजपा को जरूर हुआ है कि भाजपा का कोर वोटर, वो वोटर जो भाजपा को एक सशक्त सरकार के रूप में, नरेंद्र मोदी को एक ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में मानता है, देखता है, और जो पुलवामा की घटना के बाद एकदम से निराशा के गर्त में चला गया था और लगातार जिस तरह से देश में एक माहौल बना था कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे, कुछ नहीं कर पा रहे, वो उस वोटर को एड्रेस करने में बीजेपी ने कामयाबी पाई है। और भाजपा का अपना कार्यकर्ता इस राष्ट्रवाद के मुद्दे को एक टॉकिंग पॉइंट के रूप में लेकर के सड़कों पर और जनता, लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, जब बीजेपी अपने संकल्प पत्र में कहती है कि राष्ट्र सर्वप्रथम, क्या आपको लगता है कि मतदाताओं के जहन में इसका कुछ असर पड़ता है? अगर जम्मू कश्मीर में 35 और 370 का मुद्दा है, तो क्या वो उत्तर प्रदेश के मतदाता को प्रभावित करता है? अगर अवैध घुसपैठियों का मसला पश्चिम बंगाल या पूर्वोत्तर के राज्यों से जुड़ा है, तो क्या उसके आधार पर कर्नाटक राजनीतिक दल को चुनता है? क्या वाकई राष्ट्रवाद की इस परिभाषा का असर देखने को मिलता है मोटे तौर पर मुद्दों के आधार पर? देखिए, मुद्दों के आधार पर लोकसभा चुनाव में हर राज्य के अपने अलग अलग मुद्दे होते हैं। घुसपैठ का मुद्दा, अवैध घुसपैठियों का मुद्दा निश्चित रूप से पूर्वोत्तर में एक बड़ा मुद्दा है, पश्चिम बंगाल तक वो बड़ा मुद्दा है, वो कर्नाटक में और तमिलनाडु में और केरल में वो मुद्दा नहीं है। केरल में कुछ शबरीमाला को एक मुद्दा बनाया, इन्होंने कुछ और मुद्दे हैं। कर्नाटक में किसानों का मुद्दा है, गुजरात में किसानों का मुद्दा है, रूरल डिस्ट्रिक्ट का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में गन्ने का मुद्दा है और तमाम दूसरे मुद्दे। तो रक्षा पूरे देश में नहीं है, रक्षा पूरे देश में नहीं है। नहीं, रक्षा, देखिए, रक्षा तो इस देश का हर नागरिक देश की रक्षा चाहता है, हर राजनीतिक दल रक्षा के प्रति गंभीर है, कोई इसमें वो बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को एक मजबूत मुद्दा देने में ये कामयाबी जरूर पाई है कि वो राष्ट्रवाद को लेकर के आज बिल्कुल आक्रामक उसमें हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने बड़े देश में सिर्फ एक मुद्दे से चुनाव नहीं जीता जा सकता, उसके तमाम सारे मुद्दे और तमाम सारे राज्यों की अलग अलग रणनीति जरूरी है। बिल्कुल। अवैध दुबे, एक चीज आप बहुत संक्षेप में अगर बता सके दर्शकों को, कांग्रेस पार्टी का मुद्दा क्या है?
चौकीदार को लेकर जो तमाम बातें अब तक आप कहते रहे अपनी चुनावी रैलियों में, क्या कल की कांग्रेस पार्टी की चुनावी रैली में चौकीदार का शब्द एक बार फिर सुनाई देगा? और अगर हां तो आपके मुताबिक चौकीदार जब आप कहते हैं तो जिक्र किसका करते हैं आप, क्योंकि ये बात अदालत आपसे पूछ रही है। अभय दुबे। अनुराग जी, पूरा देश जान गया है, देश का कोना कोना जान गया है। हाँ, बुनियादी रूप से हम चुनाव न्याय पर लड़ रहे हैं। 5 करोड़ परिवारों को, 25 करोड़ नागरिकों को 6,000 रुपए प्रति माह, हम गरीबी की रेखा को ही समाप्त कर देना चाहते हैं। मोदी जी ने खुद 16-17 के इकोनॉमिक सर्वे में स्वीकारा कि जो गरीबी 70% थी आजादी के समय, कांग्रेस की बड़ी उपलब्धि है कि वो 20% रह गई 2011। चौकीदारी मुद्दा है अब या नहीं, और चौकीदार कौन? करेंगे, लेकिन देश का कोना कोना एक स्वर में देश का कोना कोना एक स्वर में कह रहा है चौकीदार ही कौन है। चौकीदार आपके मुताबिक सिद्ध हो जाएगा, निर्णय आने दीजिए। अबे दुबे, चौकीदार कौन है आपके मुताबिक? देश की जनता 23 मई को निर्णय कर देगी। चौकीदार, मैं कह रहा हूं आपको, देश की जनता को निर्णय करने दीजिए। चौकीदार चोर है ये। अरे सर, चौकीदार कौन है? सवाल तो ये है, क्या इतना राजनीतिक साहस नहीं है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता में कि वो बता सके कि जब वो चौकीदार चोर है का जिक्र करते हैं तो दरअसल में इशारा किसकी ओर है? अरे मैं राफेल की लूट, संसाधनों की लूट, 1 लाख करोड़ रुपए लेकर 36 लोग भाग गए। चौकीदार कौन है अभय दुबे? घूम रहे हैं, आप भी भली भांति जानते हैं, हिंदुस्तान का एक एक नागरिक जानता है चौकीदार चोर है। माफी मांगते हैं। अजय कुमार कुछ कह रहे हैं आप? अजय कुमार कुछ कह रहे हैं आप इधर आएंगे? अरे एनजेपी ने तो मौसम से ज्यादा व्यवहार बदला है अपना, मौसम से ज्यादा आपने अपना व्यवहार बदला है अजय कुमार जी। 23 तारीख को गलत पार्टी में आप 23 को इधर आ जाएंगे। माफी मांगते हैं, आप इतना एग्रेशन मत दिखाइए। इनसे आप हिम्मत की अपेक्षा करते हैं। किसने कहा? इनसे आप हिम्मत की अपेक्षा करते हैं। चौकीदार चोर है, ये लोग हैं जो चौकीदार चोर है, ठीक है। अरे दुबे, आपकी मजबूरी हो सकती है, समझ में आ रहा है। आप ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि जब आप चौकीदार चोर है का जिक्र करते हैं तो चौकीदार आपके मुताबिक कौन? प्रेम शुक्ला साहब। राहुल के अब्बू चोर थे, राहुल के जीजा चोर हैं। अरे तुम्हारा खानदान चोर है, पूरे भाजपा के भाल पर लिख दिया है। अब 420 कौन है? राहुल गांधी बेल पर है। 420 कौन है? सोनिया गांधी बेल पर है। चोर कौन है? खुल के कह रहे हैं प्रेम शुक्ला, तुम्हारी पार्टी को कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। तुम्हारा उनके अंडर पे जो भारतीय जनता पार्टी कैसे खानदानी देखिए, चोर को लेकर आरोप प्रत्यारोप है बिना नाम के। लेकिन अमित जमई, अखिलेश यादव जब ये कहते हैं कि साहब ईवीएम सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो क्या ये माना जाए कि तीसरे चरण के मतदान तक आते आते समाजवादी पार्टी को या महागठबंधन को उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन समझ में आ रही है? अमित जमई, चुनावी मुद्दे पीछे छूट गए, अब ईवीएम सबके सामने। मुख्यमंत्री योगी जी को सुनिए ना, जब हमने मुख्यमंत्री योगी जी को हराया गोरखपुर में, तब भी ऐसा हुआ था कि बहुत जगहों पर ईवीएम के साथ मामला हुआ था, कैराना में हुआ था। बतौर राजनीतिक दल हमारा फर्ज है कि हम इलेक्शन कमीशन को बताएं, मतलब ऐसा तो नहीं कि हमें बताने का कोई राइट नहीं है। देखिए, दूसरी बात क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये लोग बोलते थे बाबा रामदेव को मोदी साहब ने लगाया। लेकिन अमित जमई, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा अमित जमई आपको रोक रहा हूं। अगर ईवीएम पर सवाल तब भी था, तब तो नैतिकता के आधार पर आपको 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए था ना। आप कहते हैं कि साहब हमारा उम्मीदवार जीता है, लेकिन ये ईवीएम की गड़बड़ी से जीता है, हम उम्मीदवार को शपथ नहीं दिलाएंगे। अनुराग जी, जीत अपनी और हार ईवीएम की, ये कैसे? अनुराग जी, हम ये कह रहे हैं कि हमारा सीट निकला। अनुराग जी, हमारा 3 सीट निकला, नूरपुर कैराना निकला, लेकिन जो कंप्लेंट थी हमारे लोग लगे रहे। उसके बाद हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है, हम चाहते हैं भविष्य में कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, और अगर 19 में सरकार साफ सुथरी बनती है तो हमारी सरकारें फैसला लेंगी, बहुत जल्दी आएगा सब कुछ सामने आपके। लेकिन मेन बात क्या है कि ये जो फ्रॉड मोदी सरकार है, फर्जी ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, और ये जो फर्जी छदम राष्ट्रवाद इस देश के अंदर है,
इन्होंने हमारे देश को इंटरनल सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज किया। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। जी हैं वो कह रहे हैं ईवीएम के नतीजे तो तब देखेंगे जब नतीजे आएंगे। प्रेम शुक्ला, इनकी पार्टी सवाल राष्ट्रवाद को लेकर है, राष्ट्रवाद के दावों को लेकर है। हाफिज सईद को ले जाके छोड़ दिया है, लंदन में बंगला बना लेता है, टोटी चोर 25,000 रुपए में कहीं बंगला बनता है जी, 25,000 रुपए में बंगला बनवा लेता है और कांग्रेस की सरकार उसको स्वीकारती है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस देता है कि अखिलेश सिंह यादव चोर है, टोटी चोर, वो संपत्तियां खड़ा करता है और बेहिसाबी संपत्ति का अभियुक्त है। वो सर्वोच्च न्यायालय में जो सीबीआई ने जो श्रीमती सोनिया गांधी के चरण चाट कर अपना घर नहीं है से बचने का दुष्कार्य अमित शाह जी का अब सुप्रीम कोर्ट हो गया। ठीक है, व्यक्तिगत हमलों से एक दूसरे से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, आप दोनों को रोक रहा हूं। क्या आने वाले चरणों में भी रक्षा और राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द ही पूरा माहौल दिखेगा? बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि पूरी तमाम चुनावी रैलियां हैं वो इसी के इर्द गिर्द रखी जाए और इसका फायदा लिया जाए। लेकिन निश्चित रूप से 19 मई तक जो आखिरी चरण होगा, उस मई तक भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा अगर कोई बात करेगी तो इसी राष्ट्रवाद के मुद्दे की बात करेगी, वो बालाकोट की बात करेगी, वो पाकिस्तान में घुस के मारने की बात करेगी। क्यों सर, विकास वोट नहीं दिलाता क्या? क्योंकि उसको लगता है कि इस भावनात्मक मुद्दे, देखिए राम मंदिर का मुद्दा भावनात्मक था, याद करिए, संगो सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, कितना भावनात्मक मुद्दा था। 15वें नंबर पर है, 15वें नंबर पर है और मंदिर अभी तक नहीं बना। अभी आप 370 नहीं, केवल राष्ट्रवादी क्यों? मेरा सवाल आपसे, विकास वोट नहीं दिलाता क्या अगर इतने दावे हैं? नहीं, अनुच्छेद 370 और 35 की आप बात कर रहे थे, जो कश्मीर और जम्मू क्षेत्र में एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। भाई बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार, 20 राज्यों में सहयोगी दलों की सरकार, राष्ट्रपति से लेकर के लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति सारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता, उसके बावजूद जब 370 नहीं हटा, 35 से नहीं हटा, तो क्या अब जो सरकार बनेगी, अगर वो गठबंधन की सरकार बनी, इधर की है उधर की, लेकिन राष्ट्रवाद जारी रहेगा? बहुत सारे सवाल हैं। प्रेम शुक्ला साहब, 10 सेकंड, समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, उनके पास राष्ट्रवाद जारी रहेगा। प्रेम शुक्ला साहब, हम तो 370 भी हटाएंगे, 35A भी हटाएंगे। पाकिस्तान ने अगर दुस्साहस किया तो बालाकोट में घुसकर बारंबार मारेंगे। भले राहुल गांधी इसके लिए छाती पीट कर रोते रहे, भले महबूबा चोरी स्यापा करती है, लेकिन पाकिस्तान ने जरूरत की, खाने भी पाकिस्तान को घुसकर मारेंगे। हम राहुल गांधी की तरह दुम दबा के नहीं बैठेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाते जाते पाकिस्तान को नसीहत, और जो बात यहां पर विनोद जी कह रहे हैं कि आने वाले हर चरण में, हर चुनावी रैली में रक्षा और राष्ट्रवाद का जिक्र जरूर देखने को मिलेगा। मामला भावनात्मक है, सीधे सीधे वोट पर असर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। बड़ा सवाल में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता। का आरोप लगाया